नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात जिनपिंग के माया जाल की, जी हां, जो कि हिंदुस्तान वाया नेपाल चली जा रही है। हिंदुस्तान का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों दरअसल भीषण तबाही और बर्बादी से जूझ रहा है। 13 जिलों में विनाशकारी पानी प्रलय लेकर के टूट पड़ा है, लेकिन नेपाल में बरस रहे कहर के पीछे कुदरत नहीं बल्कि चीन है। सुनकर हैरानी हुई, लेकिन यह 100% सच है, क्योंकि जिनपिंग ने नेपाल को पहले अपने माया जाल में फंसाया, फिर ऐसा वाटर बम तैयार किया जिससे नेपाल सैलाब के संकट में फंस गया। तो क्या है चीन की साजिश और कैसे नेपाल उसके जाल में फंसा है, इस पूरी रिपोर्ट में समझिए। जिनपिंग का माया जाल, हिंदुस्तान वाया नेपाल। कोरोना के बाद चीन की सबसे बड़ी जल साजिश, नेपाल में तबाही मचाई। नदियों से निकल रहा प्रलयकारी पानी नेपाल के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपा रहा है। घर पानी में बह चुके हैं, सड़कें सैलाब में डूब चुकी हैं। बाढ़ का पानी पुल की हदों को पार करके सड़कों की तरफ रुख कर चुका है। मंदिर डूब चुके हैं। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति को भी उफान डुबाने पर उतारू है। लेकिन नेपाल में अचानक फूटा ये पानी की साजिश बम कुदरत का कहर नहीं है, बल्कि ये चीन की उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए उसने नेपाल से हिंदुस्तान तक मौत का सैलाब लाने का सबसे खौफनाक प्लान तैयार किया है। नेपाल को सुनहरे और जगमग सपने दिखाकर उसने पहले अपने माया जाल में फंसाया, फिर अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने आधे नेपाल को पानी में डुबो दिया। जिनपिंग की इस साजिश को बेपर्दा करने के लिए न्यूज 24 की टीम नेपाल के उस हिस्से में पहुंच चुकी है जहां चीन ने अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है। हम आपको दिखाने के लिए यह लाए हैं कि यह बाढ़ आई कहां से। मॉनसून के पहले हफ्ते ही यह बाढ़ का मंजर नेपाल को क्यों देखना पड़ रहा है, जबकि नेपाल जो है वो पहाड़ी इलाका है और सभी पानी बहकर तराई के इलाके में जाती है, लेकिन अब पहाड़ी इलाका ही तबाह हो रहा है। सिंधुपाल जिले में बहुत ज्यादा भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। सिंधुपाल जिले के इलाके में यह सभी नदियां उफान पर है, जिससे तबाही मच रहा है। यही मंजर हम आपको दिखाने लाए हैं। देखिए, यह वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी से वो पानी आ रहा है और ये पानी जो है एक सैलाब की तरह बह रहा है, और ये पानी जब नेपाल के हर एक क्षेत्र में जाती है तो बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति कर देती है। फिलहाल ये पानी और ये पहाड़ हम इसीलिए आपको दिखाने लाए हैं ताकि चीन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का लोकेशन हम आपको दिखा सके। चीन की साजिश से नेपाल में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका है। 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों लोग अपने आशियाने गंवा चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। सिंधुपाल ही नहीं, पोखरा में भी नारायणी नदी का कहर टूटा है। हालात इतने खराब हैं कि पूरा का पूरा शहर ही मानो मलबे में तब्दील हो चुका है। पहाड़ों से बाढ़ के साथ आया कीचड़ ने हजारों घरों को तबाह कर दिया है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, पानी घरों के बीच से बह रहा है। सड़कों का तो कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि मंदिर भी सैलाब में समा चुके हैं और भगवान बुद्ध की मूर्ति भी आधी डूब चुकी है। नदी का पानी रौद्र रूप ले चुका है। सैलाब पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जल्द ही इस पुल को भी पानी बहा कर ले जाएगा। नदी का पानी सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 400 लोग से भी ज्यादा लापता हैं। हजारों लोगों ने अपना आशियाना खो दिया है। वहीं नेपाल आर्मी और नेपाल के प्रहरी ने
रेस्क्यू का अभियान भी शुरू कर दिया है। रेस्क्यू करने के दौरान अब तक करीब 40 सबको मलबे से निकाला जा चुका है। नेपाल के मुख्य प्रमुख जगहों में अब बाढ़ की पानी घुस चुकी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये बाढ़ का पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद ये स्थिति पैदा हुई है और पीछे वो वही दृश्य है जो हम जहां खड़े हैं, यही पीछे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लगाया गया है और यही भीषण बाढ़ जो है अब नेपाल के लोगों को तबाह कर रही है। नेपाल के लोग अब बिजली की कीमत जान देकर चुका रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं अभी पोखरा के इस म्याग्दी खोला में। देखिए म्याग्दी खोला का पानी कितना उफान है, पीछे पहाड़ी है, यह टूरिस्ट प्लेस के नाम पर जाना जाता है और पोखरा जो है खास करके पर्यटक स्थल है और इस पोखरा की भी स्थिति अभी बहुत खराब है। उस तरफ जो पहाड़ी दिख रहा है उसमें पोखरा जाने आने का जो रास्ता है वो लैंडस्लाइडिंग के वजह से अवरुद्ध हो गया है। इसीलिए हम तट से आपको ये दिखा रहे हैं कि पोखरा में भी जो है वो नदी उफान पे है, जो खोले हैं वो सभी उफान पे हो चुके हैं, जिससे करीबन यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं, जिसके लिए जो है रेस्क्यू की जा रही है। दूसरी ये बात है कि पोखरा से काठमांडू का जो आवाजावी वाला रास्ता था वो भी जो है अवरुद्ध हो चुका है। खास करके चितवन, पोखरा, काठमांडू और जो लामचे बाजार है उसमें बाढ़ की स्थिति जो है अब पैदा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंधुपाल चौक के समीप भी बाढ़ ने कुछ ज्यादा ही कहर का सितम बरखाया हुआ है और अभी वहां पर रेस्क्यू टीम जो है मलबे के अंदर से सबको निकालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नेपाल सरकार जो है इस पर मौन बैठी हुई है। अब देखना यह होगा नेपाल सरकार सभी नदियों को नियंत्रित कब तक करती है ताकि नेपाल के साथ साथ भारत को भी बचाया जा सके। नेपाल पर बरस रही तबाही के पड़ताल करने न्यूज 24 की टीम साजिश वाली उस जगह के थोड़ी और करीब पहुंची जहां जिनपिंग और सेना ने सारा मायाजाल तैयार किया हुआ है। समझिए कैसे चीन की एक चाल से नेपाल तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही अगर हिंदुस्तान ने जल्द कोई कारगर कदम नहीं उठाया तो यूपी और बिहार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल सकती। यह पानी जब भारत की ओर जाएगी तो भारत के बिहार को खास करके प्रभावित करेगी। आधा बिहार इससे प्रभावित हो सकता है, उसके लिए भी बिहार सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। लेकिन यह सभी साजिश चीन की है। चीन ने नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाकर नेपाल के रास्ते भारत को तबाह करने का एक साजिश रचा है, जिसका खुलासा और जिसका सबसे बड़ा उद्भेदन करने न्यूज 24 की टीम नेपाल पहुंची है। नेपाल के अलग अलग जगहों पे, पहले हम थे कल कोसी और वाल्मीकि बराज पे, फिर हम आए हैं अंदर सिंधुपाल जिले में और अभी हम हैं उस जगह पे जहां पे प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और वहां से करीबन हम 10 किलोमीटर की दूरी पे है और रास्ता बहुत खराब हो चुका है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लैंडस्लाइड और बाढ़ की तबाही यह पानी मचाती है और वही पानी और वही स्थान हम आपको दिखाने यहाँ लाए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि यह पानी जब भारत की ओर जाएगा तो भारत को कितना तबाह करेगा और इसके लिए भारत सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन चीन की इस साजिश को अब तक नेपाल समझ नहीं पा रही। नेपाल के लोग लेकिन समझ रहे हैं। नेपाल के लोग जान देकर इसकी कर्ज चुका रहे हैं। साथ ही जो है अब देखना यह होगा कि नेपाल के लोग जो हैं इस मंजर को कब तक झेलते हैं, साथ ही भारत भी जो है अब कितना इससे प्रभावित होगा। अब आपको अच्छे से समझाते हैं कि नेपाल में आई बर्बादी के पीछे चीन क्यों और कैसे है। दरअसल नेपाल का सिंधुपाल ही वो इलाका है जहां चीन की मदद से एक हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। चीन ने नेपाल को बिजली के बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर बारिश हुई और नदियां उफान पर आई तो चीन के सामान की तरह उसके नकली सपने भी चकनाचूर हो गए। दरअसल सिंधुपाल में चीन 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें से 2 का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने नेपाल की 11 नदियों का बहाव मोड़ दिया। इससे मानसून शुरू होते ही पहाड़ी नदियों में पानी जमा हो गया, जिसने नेपाल के 13 जिले और मैदानी इलाकों में तबाही मचा दी। माना जा रहा है कि ये बाढ़ नेपाल के 18 लाख लोगों को प्रभावित करेगी। सिंधुपाल चौक में चीन 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 11 नदियों पर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए 11 नदियों का बहाव 6 जगह पर मोड़ दिया गया है। इससे मानसून में इनका बहाव पहले के मुकाबले काफी तेज हो गया और इस बहाव ने मैदानी इलाकों में बर्बादी के बम जैसा किया है। यही वो संगम स्थल है जहां 7 और 8 नदियों को संगम कराया गया है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इसको मुख्य नदी बनाया गया है और इसी पहाड़ी के पीछे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्टेबल किया गया है ताकि यह जो है यहाँ से विद्युत
आ सके। नेपाल के लोगों को यहाँ से बिजली तो मिलती ही है, उसके बदले पानी और लैंडस्लाइड, बाढ़ और लैंडस्लाइड को भी झेलना पड़ रहा है। कहे तो चीन की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बदले नेपाल जान देकर अपनी कर्ज अदा कर रहा है। वही चीज हम आपको दिखाने यहाँ लाए थे। देखिए कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के अंदर से ये सैलाब, ये पानी का बहाव कहेंगे कैमरा पर्सन को हम दिखाने के लिए कि पानी का बहाव जो है वो कितना तेज है। आप देख सकते हैं कैमरा में इस दृश्य में कि किस तरीके से यह पानी का बहाव तेज है। और इसी पानी का बहाव को दिखाने हम यहाँ लाए हैं। खासी चाइना के इस प्रोजेक्ट से जो तबाही मची हुई है, जो मंजर है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। नेपाल में सैलाब के संकट से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को बचाने का काम कर रही है। वहीं नेपाल के गृह मंत्रालय में लगातार आपात बैठकें हो रही हैं ताकि किसी तरह से इस संकट से बाहर निकला जा सके। पर्दाखेरि तीनवटा विषय मैले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो तयारी भनेको अघि मैले तपाईलाई उल्लेख गरे अनुसारकै हजार्ड म्यापिङ एउटा रह्यो र दोस्रो हाम्रो जनशक्तिलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, जस अन्तर्गत हाम्रो 77वटै जिल्लामा तैनात भएका गण गुल्महरूबाट 1/3 को जनशक्ति, जस्तो गणबाट 1 गुल्म सरहको र गुल्मबाट 1 सेमु सरहको फौजलाई हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर तयारी हालतमा अर्थात् स्ट्यान्ड बाईमा राखेका छौं। यसमा केही दक्ष र केही अर्धदक्ष व्यक्तिहरू पनि समावेश छन् र केही सीमित मात्रामा स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। यस कार्यकारी समितिको 11औं बैठक आज माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हामीले आज बैठक राखेका थियौं। यसका मुख्य गरी 3टा एजेन्डाहरू थिए। नम्बर 1, हामीहरूको यो विपद को जुन संहारमा आइपुगिसकेका छौँ, यसपालिको मनसुनजन्य बाढी, पहिरो लगायत अन्य जुन विपद छ त्यसको हाम्रो कार्ययोजना, हामीहरूको राष्ट्रिय कार्ययोजना जुन हामीले बनाएको थियौँ, त्यो कार्ययोजनालाई आज पारित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने। चीन की साजिश वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ जिंदगियों पर बहुत भारी पड़ रही है। अब जब नेपाल संकट में फंसा है तो चीन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। अभिषेक मिश्रा, सिंधपाल, नेपाल, न्यूज़ 24। चीन की साजिश से नेपाल किस तरह तबाह हुआ ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि कैसे नेपाल के 13 जिलों में नदियां जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं और अब तक कितने लोगों की जान ये ले चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले बात नेपाल के पोखरा जिला की, जहां पर बाढ़ की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 लोगों के लापता होने की बात बताई जा रही है। बुटवल में भी खौफनाक तबाही आई है। यहां पर 3 लोगों की जान जा चुकी है और 50 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। इसके बाद मेलमची में 150 लोगों की जिंदगी लील चुका है पानी और 400 से ज्यादा लोगों का अब तक कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा सिंधुपाल में 40 लोगों की जान जा चुकी है, 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। रुसवा में बाढ़ का पानी 9 लोगों को बहाकर ले जा चुका है और 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इंद्रेणी में भी रुसवा जैसा ही हाल है, यहां पर भी 9 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 100 लोग लापता हैं। इसके अलावा नारायणी में 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। पारस में भी बाढ़ से कहर लगातार वहां पर है। विनाशकारी बाढ़ से 6 लोग लापता हैं, 300 घर बर्बाद यहां हो चुके हैं और यहां पर पानी भर चुका है। बिहार से लगता हुआ मैदानी जिला जो है, वहां पर भी अब तक 20 लोग लापता हैं। इंद्रावती में बाढ़ ने 10 लोगों की जान ले ली है और यहां पर भी 30 लोग लापता हैं। यह हाल इस वक्त पाकिस्तान का, इस वक्त नेपाल का और वहां पर आई बाढ़ का है। लेकिन चीन की बिजली की लालच में फंस करके नेपाल तो तबाह हो ही रहा है, उसका असर हिंदुस्तान पर भी देखने को मिल रहा है। नेपाल से जुड़े हुए बिहार और यूपी के जिलों में भी सैलाब का संकट बह करके आ चुका है। चीन ने नेपाल को बर्बाद किया और अब नेपाल अपने को बचाने के लिए परेशानी का जो पूरा पानी है वो भारत की तरफ छोड़ रहा है। इस रिपोर्ट में समझिए कैसे नेपाल से आए संकट से बिहार में बाढ़ आ गई है। आशियाने पर आफत काल, सैलाब में समा गई सड़क, मंदिर तक पहुंची महातबाही,
प्रलयकारी पानी में बह गया पुल। तस्वीरें बिहार की हैं, जहां चीन की साजिश और नेपाल से आई बर्बादी की बाढ़ ने सब कुछ जलमग्न कर दिया। जहां कल तक गाड़ियों की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां नाव चल रही है। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें छपरा की हैं। आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी में जबरदस्त उफान आ चुका है। अपने यहां तबाही को रोकने के लिए नेपाल ने गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे गंडक नदी काल बनकर बिहार को बर्बाद कर रही है। गंडक नदी में आई बाढ़ की वजह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज और बगहा में बर्बादी की बाढ़ आ गई है। गंडक नदी से आई तबाही ने सारण के पानापुर और तरैया प्रखंड को भी पानी में डुबाना शुरू कर दिया है। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसी इस प्रलयकारी बाढ़ ने लोगों के आशियाने पानी में डुबो दिए, खेतों में फसल को तबाह कर दिया। उसको सावन में आना चाहिए। हाँ हाँ, और इस बार पहले आ गया, जेठे में आ गया, मतलब एक माह पूर्व आ गया। हाँ तो ये तो पूरा किसान नुकसान हुआ होगा। हाँ, सब देखत नहीं थी। यहाँ से अब वहाँ ले जाई ना जे कतना हई खेला संपत्ति रहा। पानी के बार बार बढ़ते बा, डूब गइल बा घर, कोनो व्यवस्था नहीं है। नेपाल गिरा के आदमी बा, अभी तक कोनो मदद सरकार कुछ ना मिलल। बिहार के बेतिया में भी नेपाल से आए सैलाब का संकट देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी आ चुका है, घरों में पानी घुस चुका है, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब की तेज रफ्तार अब तक यहाँ की कई सड़कों और पुलों को निगल चुकी है, जिससे लोग अपने घरों के भीतर कैद रहने को मजबूर हैं। हालात कुछ ऐसे बिगड़ गए कि प्रशासन को 22 पंचायतों को हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई गांव पानी में समा चुके हैं। जहां तक भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आता है। जहां कभी लोग पैदल या फिर साइकिल से चलते थे, अब वहां नाव दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर में ये तबाही नेपाल से आई है, क्योंकि नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नारायणी नदी काल बनकर टूट रही है। हालांकि प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। पारू प्रखंड और साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत कुछ पंचायतों में चूँकि गंडक का पानी नेपाल से छोड़ा गया था, तो चांदकेवाड़ी पंचायत में और साहेबगंज का रूप छपरा पंचायत में कुछ पानी का यानी जलस्तर कुछ बढ़ा था, लेकिन जलस्तर कम हो रहा है। और हम लोग तटबंधों का निरीक्षण किए हैं और पूरी तैयारी किए हुए हैं। जहां नाव की व्यवस्था हो वहां नाव की व्यवस्था कराएंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी सामुदायिक किचन का सामुदायिक किचन चलाएंगे। और पैनी निगाह हम लोग बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। बिहार के मोतिहारी में भी किऊल नदी काल बनकर टूट रही है। क्या शहर क्या गांव सब जलमग्न है। पानी ने ऐसा तबाही का तांडव मचाया कि कई जगह तटबंध टूट गए और सैलाब का इंसानी बस्तियों में हमला हो गया। लखीसराय में बाढ़ के पानी से कटाव हो रहा है। कई सड़कें सैलाब में समा गई हैं, जिसकी वजह से आवाजाही पर जबरदस्त असर पड़ा है। नेपाल के रास्ते आई सैलाब ने अभी से ही बिहार के कई इलाकों को पानी के प्रलय में फंसा दिया। हालांकि अभी तो इसे सिर्फ ट्रेलर बताया जा रहा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए नेपाल जल्द ही कोसी बैराज को भी खोल सकता है। इससे बिहार के कुछ और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। छपरा से जाकिर अली, मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार, मोतिहारी से अरविंद कुमार, लखीसराय से राकेश कुमार सिन्हा के साथ अजय पांडे, न्यूज़ 24 बेतिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।